हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम आपको लिखवाएंगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट निबंध दहेज प्रथा। दहेज प्रथा का जो निबंध है अक्सर एग्जाम्स में आता ही आता है। तो आइए देखते हैं कि दहेज प्रथा का निबंध कैसे लिखा जाएगा। तो दहेज प्रथा का निबंध लिखने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे इसकी रूपरेखा। तो इसमें हम लिखेंगे प्रस्तावना, दहेज प्रथा का इतिहास, दहेज प्रथा कानून, दहेज प्रथा का समाधान और उपसंहार। सबसे पहले हम लिखेंगे प्रस्तावना। तो इसमें देखते हैं क्या लिखा जाएगा। तो भारत में जो शादियां होती हैं वो बहुत खर्चीली होती हैं। जो जितना ज़्यादा खर्च करता है शादियों में उसकी शादी उतनी ही अच्छी मानी जाती है। तो इसमें आकर्षक सजावट होती है, बहुत अच्छा खाना पीना होता है, प्रकाश की व्यवस्था होती है, बहुमूल्य उपहार आदि कीमती वस्तुएं शामिल होती हैं। तो दूल्हे का जो परिवार होता है वो बहुत खुश होता है और दुल्हन को और लाखों रुपए के जो उपहार होते हैं उनको साथ लेकर वो घर जाते हैं। लेकिन उनको नहीं पता होता कि जो ये शादी हुई है इसमें दुल्हन के परिवार वालों ने कहाँ से पैसा लिया होगा, कितना कर्जा हुआ होगा उनके ऊपर, वो कितने चिंतित होंगे। तो उनकी चिंता उनको नहीं पता होती। यही आधुनिक भारतीय शादी है। तो शादियों में जो उपहार दिए जाते हैं वो अब दहेज की श्रेणी में आते हैं और इस प्रकार यह दहेज प्रथा कई पीढ़ियों से चली आ रही है। तो दहेज प्रथा का इतिहास क्या है? तो पहले के ज़माने में क्या होता था, जो माता पिता होते थे वो अपनी बेटियों को शादी में जो भी घरेलू सामान होता था, ज़रूरी चीज़ें होती थी वो देते थे। तो देते इसलिए थे वो ताकि जो नया नया परिवार उनका शुरू हुआ है उसमें कोई दिक्कत ना आए। तो कई परिवार कुछ सोना और चांदी भी देते थे। तो ये सब इसलिए दिया जाता था ताकि उनका भविष्य सुरक्षित हो जाए और उनको कोई दिक्कत ना आए। तो यह सब उनके अपने स्तर के अनुसार होता था। कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं होती थी कि उनसे कहा जाए कि हमें इतना चाहिए, परंतु धीरे धीरे ये एक रिवाज बन गया। अब दूल्हे का जो परिवार होता है वो मांगता है, मुंह से बोलता है कि हमें ये चाहिए, उसे दुल्हन के परिवार को देना पड़ता है। तो जो कुछ वो मांगता है उसको देना ही पड़ता है दुल्हन के परिवार को। मतलब दुल्हन का परिवार वाला जो होता है वो जो दूल्हे पक्ष का परिवार होता है उसको वो सामान देता है जो वो लोग मांगते हैं, चाहे उनको इसके लिए कितना ही कर्ज क्यों ना लेना पड़ जाए या अपना घर है वो भी गिरवी क्यों ना रखना पड़े। लेकिन इन सब के बावजूद भी वो अपनी जो बेटी है उसकी खुशी के लिए ये सारे काम करता है। उन्हें किसी भी हाल में उसकी व्यवस्था करनी पड़ती है, नहीं तो क्या होता है, जो दूल्हे पक्ष के लोग होते हैं, दूल्हे का परिवार होता है, वो शादी तोड़ देता है जिससे बहुत बेइज्जती होती है समाज में। तो जो दूल्हे पक्ष के लोग होते हैं जो मांगते हैं वो दुल्हन पक्ष के लोग किसी भी कीमत पर उसको देने के लिए तैयार हो जाते हैं। उन्हें किसी भी हाल में उसकी व्यवस्था करनी होती है। इसके लिए वो धन भी लेते हैं उधार, कर्ज का सहारा लेते हैं, इन सब चीज़ों के लिए वो मजबूर हो जाते हैं। फिर आएगा दहेज प्रथा कानून। तो दहेज प्रथा कानून, तो इस समस्या को रोकने के लिए सरकार ने दहेज को दंडनीय अधिनियम बनाते हुए कानून बनाए हैं। तो दहेज प्रणाली भारतीय समाज में सबसे क्रूर सामाजिक प्रणालियों में से एक है। तो इसने कई तरह के मुद्दों जैसे कन्या भ्रूण हत्या, जो लड़कियां होती हैं उनको लावारिस छोड़ देना, या लड़की के परिवार में वित्तीय समस्याएं, पैसे कमाने के लिए अनुचित साधनों का उपयोग करना, बहू का भावनात्मक और शारीरिक शोषण करना, ये सारे सामाजिक पाप है उनको जन्म दिया है। दहेज की वजह से ही क्या होता है, जो माँ बाप होते हैं वो नहीं चाहते कि उनके यहाँ बेटी का जन्म हो, क्योंकि जैसे ही बेटी पैदा होती है तो उनको लगता है कि अब तो इसकी शादी के लिए हमें पैसा इकट्ठा करना है, नहीं तो इसकी शादी नहीं होगी, जितना हम पैसा देंगे उसको उतना ही हमारी बेटी खुश रहेगी। तो इसलिए इससे बचने के लिए क्या होता है, हमारे समाज में जो लड़कियां होती हैं उनको गर्भ में ही मार दिया जाता है और लड़कियों को पैदा होने के बाद लावारिस छोड़ दिया जाता है। और जो लड़की के परिवार वाले होते हैं उनको ऐसा लगता है कि उनके घर में बहुत ज़्यादा पैसे की समस्याएं पैदा होने वाली हैं और वो पैसा कमाने के लिए अनुचित साधनों का उपयोग करते हैं। और जो बहुएं होती हैं उनका भावनात्मक और शारीरिक शोषण होता है। कई घरों में तो जो बहुएं होती हैं उनको बहुत सताया जाता है। तो इस समस्या को रोकने के लिए सरकार ने दहेज को दंडनीय अधिनियम बनाते हुए कानून बनाए हैं। तो दहेज लेना या देना कानूनी अपराध कहा गया है, लेकिन फिर भी हमारे समाज में जो ये समस्या है वो बढ़ती जा रही है, ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। तो जो ये दहेज प्रथा है इसका समाधान कैसे हो सकता है?
हम कैसे बच सकते हैं दहेज प्रथा से। तो सरकार द्वारा जो ये सख्त कानून बनाए गए हैं उसके बाद भी क्या होता है, दहेज प्रणाली की अभी भी समाज में एक मजबूत पकड़ है। जो दहेज प्रथा है वो समाज में बहुत मजबूत पकड़ बनाए हुए ये ख़त्म होने का नाम नहीं लेती। आए दिन कई महिलाएं इसका शिकार हो रही हैं। हम आए दिन सुनते हैं कि उसकी बहू को जला के मार दिया या उसको बहुत परेशान किया जा रहा है दहेज के लिए। तो इस समस्या को समाप्त करने के लिए देश के हर व्यक्ति को अपनी जो सोच है उसको बदलना होगा। जो दूल्हा है उसको ही कहना होगा कि ना तो मैं दहेज लूँगा और ना दूँगा। तो हर व्यक्ति को इसके खिलाफ़ लड़ने के लिए महिला को जागरूक करना होगा। जो दुल्हन परिवार के लोग हैं उनको भी कहना होगा चाहे कुछ भी हो जाए हम दहेज नहीं देंगे। और दूल्हे पक्ष के लोग हैं उनको भी समझना होगा कि उनकी भी बेटियां हैं तो उनके आगे भी ये समस्या आ सकती है। तो दोनों को ही बहुत सोच समझ के ठोस कदम उठाने चाहिए और ये कहना चाहिए ना तो हम दहेज लेंगे और ना देंगे। तो दहेज प्रथा को समाप्त करने के लिए और इसके खिलाफ़ लोगों के अंदर जागरूकता लाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, जो बेटियां हैं उनको उचित शिक्षा देनी चाहिए। तो हमारे देश में दहेज प्रथा क्यों है, जाति भेदभाव क्यों है, बाल श्रम क्यों है, क्योंकि हमारे यहाँ शिक्षा का अभाव है। हम जो बेटियां होती हैं उनको तो नहीं पढ़ाते, उनको शिक्षा नहीं देते। जो बेटे होते हैं उनको शिक्षा देते हैं। घर में अगर एक बेटी है एक बेटा है तो हम बेटे को पढ़ाएंगे और बेटी को नहीं पढ़ाते। तो यही जो कमी है हमारे देश में वही दहेज प्रथा को बढ़ावा देती है। तो जो बेटियां होती हैं जब आत्मनिर्भर नहीं होती, जब उनकी शादी कर दी जाती है तो उनके पास ससुराल में रहने के अलावा कोई और चारा नहीं होता, क्योंकि वो कमा तो सकती नहीं, क्योंकि पढ़ी लिखी नहीं है। तो इस वजह से क्या होता है, जो दुल्हन पक्ष के लोग होते हैं वो दबते चले जाते हैं। उनको कोई और रास्ता नहीं मिलता सिवाय उनकी मांग को पूरा करने के। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, अपनी बेटियों को अधिक से अधिक शिक्षित करना चाहिए ताकि उनके ऊपर कोई भी समस्या आए तो वो अपना परिवार चला सके, किसी के आगे उनको हाथ ना फैलाना पड़े। तो इस प्रथा को समाप्त करने के लिए हमें अधिक से अधिक अपनी बेटियों को शिक्षित करना चाहिए, तभी ये प्रथा समाप्त हो सकती है। फिर है महिला सशक्तिकरण। जो महिलाएं उनको सशक्त बनाना चाहिए। जो बेटियां हैं उनको इतनी शिक्षा दी जानी चाहिए कि वो दूसरों पर निर्भर ना रहें, खुद पर निर्भर होना चाहिए, मतलब आत्मनिर्भर होना चाहिए उनको। तो हम जो पैसा अपनी बेटियों की शादी में खर्च करते हैं उतना पैसा हमें उनकी जो शिक्षा है उस पर खर्च करना चाहिए। तो मतलब शादी में खर्च करने की बजाय हमें जो बेटियां उनको शिक्षित करना चाहिए। अपनी सारी जो बचत हम करते हैं शादी में खर्च करेंगे बेटी की, तो उनको इतना शिक्षित करना चाहिए कि वो अपने पैरों पर खड़ी हो सके। अगर महिलाएं हैं, अगर शादी के बाद भी काम करना चाहती हैं, उनकी इच्छा है शादी के बाद भी काम करने की, तो उन्हें काम करने देना चाहिए, मतलब उनको रोकना नहीं चाहिए काम करने से। तो इतना सशक्त बनाना चाहिए कि जो उनकी इच्छा है वो कर सकें। अपने आप को वो इतना लाचार ना समझें शादी के बाद कि वो अपनी सारी इच्छाओं को दबा लें। तो जो महिलाएं हैं, जो बेटियां हैं, उनको उनके अधिकारों से अवगत कराना चाहिए। फिर है लैंगिक समानता। तो हमारे समाज में ये बहुत देखा जाता है कि घर में जो बेटियां होती हैं उनको वो सब कुछ नहीं मिलता जो बेटों को मिलता है। तो हमारे समाज में मूल रूप से मौजूद लिंग असमानता जो है वो दहेज प्रणाली के मुख्य कारणों में से एक है। तो बच्चों को बाल उम्र से ही, बचपन से ही लैंगिक समानता के बारे में सिखाना चाहिए। तो बहुत कम उम्र से बच्चों को ये सिखाना चाहिए कि दोनों पुरुषों और महिलाओं के समान अधिकार हैं और कोई भी एक दूसरे से बेहतर या कम नहीं है। चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, दोनों ही समान हैं। तो युवाओं को दहेज प्रथा को समाप्त करने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। उन्हें अपने माता पिता से कहना चाहिए कि वे दहेज स्वीकार नहीं करें। तो जो बेटा है उसको कहना चाहिए ना तो मैं दहेज दूंगा ना लूँगा। जो बेटियां हैं तो उस घर में उनको शादी नहीं करनी चाहिए जहाँ पर दहेज मांगा जाए। तो जो बेटियां हैं उनको भी कहना चाहिए कि हम उस घर में शादी नहीं करेंगे जहाँ पर कि दहेज मांगा जा रहा है, क्योंकि आज वो ये मांग रहे हैं तो कल को कुछ और मांगेंगे। तो इस तरह से वो ज़िंदगी भर कुछ ना कुछ मांगते रहेंगे और परेशान करते रहेंगे। तो जो बेटियां हैं उनको साफ मना कर देना चाहिए। तो चाहे बेटी हो या बेटा, दहेज प्रथा को समाप्त करने के लिए दोनों को समान रूप से पालना चाहिए। दोनों का पालन पोषण समान रूप से होना चाहिए। किसी को एक दूसरे से बेहतर नहीं समझना चाहिए। फिर है उपसंहार।
तो एंड में हम क्या लिखेंगे, अभिभावक जो हैं उनको समझना चाहिए कि दहेज के लिए धन बचाने की बजाय उन्हें अपनी जो बेटियां हैं उनको शिक्षित करने के लिए खर्च करना चाहिए। माता पिता को उन्हें वित्तीय रूप से स्वावलंबी बनाना चाहिए, आत्मनिर्भर बनाना चाहिए। दहेज मांगना या दहेज देना दोनों ही भारत में गैर कानूनी और दंडनीय अपराध हैं, इसलिए ऐसे किसी भी मामले के विरुद्ध शिकायत की जानी चाहिए। युवाओं को दहेज प्रथा को समाप्त करने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। उन्हें अपने माता पिता से ये कहना चाहिए कि वो दहेज स्वीकार नहीं करें, क्योंकि शादी आपसी संबंध होती है। तो जो शादी होती है वो आपसी संबंध होते हैं, दोनों परिवारों को मिलकर साझा खर्च करना चाहिए। तो दोनों परिवारों को इतनी समझ होनी चाहिए कि किसी पर भी बोझ ना बने, क्योंकि दोनों ही परिवार जो होते हैं अब एक हो चुके होते हैं। दोनों परिवारों को मिलकर साझा रूप से खर्च करना चाहिए, तभी क्या होगा, सुखद विवाह कहलाएगा। ये जो विवाह होगा वो सुखद होगा, समाज भी सुख होगा और दहेज प्रथा जो है वो हमारे समाज से हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। तो दहेज प्रथा को समाप्त करने के लिए ठोस कदम उठाए जाने चाहिए। जो युवा हैं, जो युवतियां हैं, उनको सबसे पहले पहल करनी चाहिए कि वो ना दहेज लेंगे ना देंगे। तो ये था आपका दहेज प्रथा पर निबंध। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूला करिए। थैंक यू।